Assalamu alaikum, student. This is your Wakar Beg, and today we are going to study the group 2A elements. ग्रुप 2A एलिमेंट्स के बारे में आज बात करेंगे और आज का लेक्चर हमारा सेकेंड ईयर का है and this is inorganic chemistry. वाज़ेह रहे ये लेक्चर ट्यूशन स्टूडेंट्स प्लस एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स दोनों के लिए है. ओके, ग्रुप 2 एलिमेंट्स. अगर आप ग्रुप 2 एलिमेंट्स को देखें तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम है. दिस इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. ज़्यादातर स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो BE और BA में होते हैं. तो BE वाज़ेह रहे कि ये आपके पास बेरिलियम है और BA जो है ये आपके पास दरअसल बेरियम है. तो अब बात करते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम ये ग्रुप 2A एलिमेंट्स हैं. इन सारों को स्टूडेंट्स कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दे आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मतलब क्या है? अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक. अल्कलाइन मीन्स बेसिक. और अर्थ मेटल से यहाँ पे मुराद ये है कि दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अर्थ क्रस्ट. मतलब आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो ज़मीन की क्रस्ट में ही आपको मिलेंगे, यानी एक जगह पे कन्फाइंड नहीं है. इसी बुनियाद पर इनका नेचर बेसिक है एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अर्थ क्रस्ट. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. स्टूडेंट, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं. तो आपको याद है कि हम हमेशा जिस हेडिंग से शुरू करते हैं वो है द ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. द ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज. अब हम इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमेशा हमारे पास सबसे पहली हेडिंग होगी एंड दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बात ज़रा गौर से आपने यहाँ पे लिखनी है. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. चूँकि ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं तो इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी NH2. NH2 से मुराद ये है कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन S में होगा और S में दरअसल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी हम हमेशा जो डिस्कस करते हैं वो है इनका एटॉमिक साइज. द ट्रेंड इन देयर एटॉमिक साइज. इनका एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड है? तो आप लोग शायद सारे जानते हैं. जब आप ऊपर से नीचे आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, तो शायद आपको पता है कि ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हैं when you are coming from top to bottom, तो टॉप टू बॉटम आने से जो शेल है वो दरअसल क्या होगा? इंक्रीज होगा. जब शेल इंक्रीज होंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और भी बता दूं, शायद हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो शील्डिंग इफेक्ट भी एक्चुअली क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो शेल इंक्रीज होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से इसका जो एक्चुअल साइज है, अगर आप साइज की बात करेंगे तो वो टॉप टू बॉटम आने में एक्चुअली क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो साइज दरअसल क्या होगा? इंक्रीज होगा. सबसे छोटा साइज बेरिलियम का, फिर मैग्नीशियम का बड़ा, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरिलियम का उससे भी बड़ा साइज होगा. ये इसका साइज का ट्रेंड है.
अगर कोई आपसे इसकी रीज़न पूछना चाहे तो आप 2 रीज़न जवाब दे सकते हैं कि इसका शेल इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट द थर्ड प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करते हैं हमेशा, और वो है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप मुझे बताएं आयनाइजेशन एनर्जी का साइज के साथ कोई रिलेशनशिप है? आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना साइज बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आप फैसला करें कि टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, आपने कहा कि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम आने से आप कहेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट अगर मैं ग्राफ के पॉइंट से आपको बताना चाहूँ तो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें वाई एक्सिस पे मेरे पास एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बेरिलियम की होगी, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम स्ट्रॉन्शियम की, और उससे कम किसकी होगी, बेरिलियम। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की बजाय बेसिकली बेरियम से क्या है, ज़्यादा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेप्शन आपको नज़र आ गया। और ये एक्सेप्शन जहाँ तक मैंने सर्च आउट किया है तो इसके पीछे शायद जो वजूहत है वो रेडियो एक्टिविटी है। आपको बताता चलूँ कि जो रेडियम है ये एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दरअसल बेरियम से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कोई एमसीक्यू आए कि ग्रुप 2 में आपसे पूछा जाए कि सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो सबसे कम दरअसल आप कह सकते हैं कि बेरियम की है। रेडियम की नहीं कहेंगे बल्कि किसकी कहेंगे, बेरियम की। मैंने आपसे कहा है कि एग्जामिनर हमेशा एक्सेप्शन को सेलेक्ट करता है, एक सीक्वेंस को नहीं सेलेक्ट करता, ट्रेंड को नहीं देखता, वो देखता है जहाँ पे एक्सेप्शन आए। तो पेपर में आने में एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स के जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा होती हैं। इसके बाद अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी बात करूँ तो दैट वन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो आप सारों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और साइज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो आप मुझे बताएं जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी स्टूडेंट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं ग्राफ वाइज बनाना चाहूँ तो ग्राफ वाइज हमारे पास, यानी आप पहले यहाँ पे नोट कर लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो वो एक्चुअली क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो अगर मैं ग्राफिकल शो करना चाहूँ तो ग्राफिकली मैं अगर शो करूँगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की, फिर उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम स्ट्रॉन्शियम की, उससे कम बेरियम की, और उससे कम किसकी, रेडियम की। इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे एक थोड़ी सी एक्सेप्शंस आती हैं, और एक्सेप्शंस क्या है मैं आपको इसी तरीके से ग्राफिकली समझाना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम की है, उससे कम मैग्नीशियम की है। लेकिन अब इसके बाद बारी जो आएगी वो एक्सेप्शन आएगी, और वो ये है कि कैल्शियम की तो कम है, लेकिन कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। फिर बेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, लेकिन बेरियम और रेडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो अब बस आपने याद रखना है कि कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम और रेडियम इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका रीजन ये है कि बिकॉज दे हैव सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चेक करें तो दोनों का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है, जिसकी वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है मैं अपने स्टूडेंट को पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मौका मिले तो इस पर मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे मालूम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम एंड रेडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है बिकॉज ऑफ सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद अगर हम पांचवें पॉइंट की तरफ से रहें, एंड दैट वन इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको शायद पता होगा कि ग्रुप 1 का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है,
लेकिन यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि ग्रुप 2 का जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इरेगुलर है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। पॉइंट टू एनी ये हमने तकरीबन कुल मिला के 5 इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम चलते हैं आगे हेडिंग की तरफ, और अब हम हमारे पास ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद यकीनन हमारे पास जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी द ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज, द ट्रेंड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ग्रुप 2A की इनका ट्रेंड हम नोट करेंगे, लेकिन हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो सबसे पहला हमारे पास ट्रेंड होता है दैट इज रिएक्शन विद वाटर। अगर आप इनको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप बेरिलियम को देखें तो पॉइंट टू बी नोटेड, पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि बेरिलियम does not reacts with water, does not react with water। बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर। बेरिलियम जो है इट्स नॉट अ मेटल, इट्स अ मेटलाइट, तो दे हैव समहाउ कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा उसमें कोवलेंट नेचर है, जिसकी वजह से वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगली बात मैग्नीशियम। तो याद करो द हॉरिजॉन्टल रूल्स की प्रॉपर्टीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि मैग्नीशियम पानी से साथ दो तरीकों से रिएक्शन करता है। एक अगर आपको याद आ जाएगा कोल्ड वाटर के साथ, और दूसरा किसके साथ? स्टीम के साथ। तो अगर मैं मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करूँ, MgH2O लिक्विड, वाज़ेह है मैं बता सकता हूँ आपको पहले भी कि कोल्ड वाटर को लिखने के लिए आप वाटर के साथ लिक्विड लिख लो। तो जब मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो ये लें कि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। लेकिन ये बात आप याद रखें कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने से आपके पास एक हाइड्रोक्साइड बन रहा है और दूसरा हाइड्रोजन गैस बन रहा है। और अगर मैं बात करूँ स्टीम की, तो स्टूडेंट मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, अच्छा स्टीम को लिखने का तरीका ये है कि वाटर को गैसीय स्टेट में लिखना। तो जब मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो स्टूडेंट आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस आपके पास कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब ये है कि स्टीम के साथ रिएक्शन करने से आपके पास क्या चीज़ बन रहा है? ऑक्साइड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करने से हाइड्रोक्साइड बनेगा और स्टीम के साथ रिएक्शन करने से क्या बनेगा? ऑक्साइड बनेगा, लेकिन दोनों सूरत में हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर जहाँ तक ताल्लुक है कैल्शियम का और स्ट्रॉन्शियम का और बेरियम का, इनको अगर आप पानी में डालोगे तो स्टूडेंट इनको पानी में डालने से आपके पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। मतलब ये है कि बाकी एलिमेंट को वाटर में डालोगे तो आपके पास हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो एक्सेप्शन दो जगहों पे याद, एक कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, दूसरा मैग्नीशियम पानी में दो तरीके के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर के साथ और दूसरा स्टीम के साथ। और तीसरा अगर आप बात करें कि बाकी एलिमेंट जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताएं, तो इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम देखें तो स्टूडेंट मैं लिखता हूं कि ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो स्टूडेंट सबसे कम रिएक्टिव जो है वो बेरिलियम है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा कैल्शियम, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्शियम और उससे ज़्यादा बेरियम। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि मेटल्स की अगर आपने रिएक्टिविटी देखनी है तो द रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन ये बात मैं किसकी कर रहा हूँ? मेटल्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास पॉइंट है दैट इज कंबस्शन इन एयर। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, कंबस्शन इन एयर।
अगर ग्रुप 2 एलिमेंट की कंबस्शन में करूंगा एयर में तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट एयर में दो चीज़ें होती हैं, मेजर चीज़ें जो है, एक है ऑक्सीजन और दूसरी है नाइट्रोजन। तो मैं इनकी जब कंबस्शन करूंगा एयर में तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स वाले ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेंगे और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो अगर मैं सपोज पहला ऑक्सीजन में कंबस्शन करके बताऊं तो ज़रा देखिएगा कि बेरिलियम की अगर मैं कंबस्शन करूं तो बेरिलियम की कंबस्शन से ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं मैग्नीशियम की कंबस्शन करूं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सा प्रोसेस हो रहा है? कंबस्शन हो रहा है, कंबस्शन। तो याद रखिएगा कंबस्शन में फ्लेम ब्लू कलर होगा। तो बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर इन द फ्लेम। बेरिलियम कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करता। मैग्नीशियम की कंबस्शन करोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है एंड इट इम्पार्ट, यू कैन से दैट, व्हाइट कलर इन द फ्लेम। ये व्हाइट कलर फ्लेम कंबस्शन करता है। इसके बाद स्टूडेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की बारी है। तो जब कैल्शियम की कंबस्शन करें तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कहा जाता है कि इससे जो फ्लेम का कलर है, द फ्लेम कलर इज एक्चुअली रेड कलर। स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड कि कैल्शियम इम्पार्ट कौन सा कलर? रेड कलर। स्टूडेंट्स ये पॉइंट एनएम डिकेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कैल्शियम इम्पार्ट रेड कलर स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इन ऑक्साइड्स को देखें, ये कौन से टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हैं? तो इन सारों में ऑक्सीजन पे अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है तो ये ग्रुप 2 के हैं। ग्रुप 2 में +2 होता है तो 0 करने के लिए -2। तो इन सारों में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये तीनों जो ऑक्साइड्स हैं ये दरअसल कौन से ऑक्साइड्स हैं? नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। तो कीप इन योर माइंड स्टूडेंट्स कि ग्रुप 2A विल फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड। कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम चलें स्ट्रॉन्शियम की तरफ, तो स्ट्रॉन्शियम की कंबस्शन करोगे तो इससे आपके पास SiO2 बनता है। इसी तरीके से बेरियम की कंबस्शन करो तो बेरियम की कंबस्शन से बनेगा BaO2। लेकिन आपसे मैं आपको बता देता हूँ पहले कि स्ट्रॉन्शियम के जो फ्लेम का कलर है वो क्रिम्सन कलर है, क्रिम्सन रेड कहते हैं, क्रिम्सन रेड। एंड जहाँ तक बेरियम का ताल्लुक है, सो इट विल इम्पार्ट द ग्रीन कलर टू द फ्लेम। स्टूडेंट बेरिलियम डज नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। मैग्नीशियम वाइट है, कैल्शियम रेड कलर है, स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन कलर है एंड बेरियम जो है ये ग्रीन कलर है। लेकिन अब आप एक बात बताएं कि इन ऑक्साइड्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम और बेरियम ऑक्साइड्स में क्या आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? अब अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें ये कौन से ऑक्साइड्स हैं? इज दिस नॉर्मल ऑक्साइड्स, इज दिस पेरोक्साइड और इज दिस सुपर ऑक्साइड? तो आप लोग उनमें से अगर जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को तो वो शायद सोचेंगे कि ये सुपर ऑक्साइड है, इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन कान खोल के सुने, ये सुपर ऑक्साइड नहीं, ये तीनों, ये दोनों हमारे पास जो है दैट वन आर द पेरोक्साइड्स। ये पेरोक्साइड्स प्रूफ करता हूँ। ग्रुप 2 एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 0 करने के लिए क्या करेंगे? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑन 2 ऑक्सीजन। अगर एक ऑक्सीजन पे देखें तो क्या होगा? -1 होगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो +2 और +2 0 करने के लिए -2 और यहाँ पे देखें तो क्या होगा? -1। तो ज़रा गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ रही है तो उनको क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। जिसमें -1 हो उसे पेरोक्साइड कहा जाता है। तुम लोग कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो? तो मैं आपको बताता हूँ कि कंफ्यूजन आपकी यहाँ पे आ सकती है KO2। तो मैं ऐसे नज़र आ रहा BaO2, तो ये इसकी शक्ल तुम्हें सेम नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि पोटेशियम ग्रुप 1 का है, तो ग्रुप 1 का है तो इस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आप 0 करना चाहते हो तो -1 0 जाएगा, लेकिन ये -1 2 ऑक्सीजन पे है। तो एक पे अगर आपके पास देखें तो एक पे हाफ आएगा, यानी -½ तो ये जो ऑक्साइड है ये कौन सा ऑक्साइड है?
सुपर ऑक्साइड है, तो इसमें मिक्स मत करना। जब ग्रुप 2 का फार्मूला आ जाएगा O2 के साथ तो वो पर ऑक्साइड होंगे, लेकिन जब ग्रुप 1 का O2 आ जाए तो वाजह है कि वो कौन से ऑक्साइड होंगे, सुपर ऑक्साइड होंगे। तो गलती मत करना स्टूडेंट्स। अच्छा, कौन सा रिएक्शन हो रहा है जी, कंबशन इन एयर। एयर में हमारे पास ऑक्सीजन भी होती है। अब दूसरी बात नाइट्रोजन स्टूडेंट्स। तो अगर हम नाइट्रोजन को लें और इन एलिमेंट को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो याद रखिएगा कि ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 2A elements are react with nitrogen and form nitrite. ग्रुप 2 एलिमेंट सारे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, नाइट्राइट बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि बेरिलियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, आपने कहना है नाइट्राइट बनेगा। अच्छा, अब आपको फार्मूला बनाना है, इस बार ये एमसीक्यू भी आया था। इसके नाइट्राइट का फार्मूला क्या होगा, बेरिलियम नाइट्राइट का। तो स्टूडेंट आपने बेरिलियम लिख लेना है और आपने नाइट्रोजन लिख लेना है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताएं, बेरिलियम ग्रुप 2 एलिमेंट है, ये कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड्स। तो एक काम करो, बेरिलियम अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 नाइट्रोजन उसके लिए चाहिए। और ये बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, तो शायद सारों को पता है नाइट्रोजन विल फॉर्म 3 बॉन्ड। तो आप इस बेरिलियम के साथ 3 लिख लें, तो अब आपको पता लग जाएगा कि बेरिलियम नाइट्राइट बन गया स्टूडेंट्स। पॉइंट टू बी नोटेड। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो बेरिलियम नाइट्राइट बना, और बेरिलियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या होगा, Be3N2। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पुट कर लो। तो अगर 2 पुट करना है और अगर 2 पुट भी नहीं करना चाहते तो एक काम करें, यहाँ पे 3 पुट कर लो। 3 बेरिलियम है तो 3 बेरिलियम और N2 है और N2 स्टूडेंट्स। तो पॉइंट टू बी नोटेड, बेरिलियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये कंपाउंड बन रहा है और इसे क्या कहा जाएगा, नाइट्राइट कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करो, तो मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारे पास Mg3N2 बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो इट मीन्स ये तमाम ग्रुप 2 एलिमेंट जो है वो नाइट्राइट बनाते हैं। तो याद करो ग्रुप 1 में क्या था, ग्रुप 1 में ओनली लिथियम कैन फॉर्म द नाइट्राइट यूनिट्स, बाकी कोई एलिमेंट नाइट्राइट नहीं बना सकते। लेकिन ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट जो है वो नाइट्राइट बना सकते हैं। अच्छा, अब इनसे मुंसलिक एमसीक्यू कैसे आ सकता है, इनसे मुंसलिक एमसीक्यू ऐसे आता है कि इफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर डैश इज आर प्रोड्यूस्ड। अगर मैग्नीशियम को एयर में कंबशन करें तो फिर क्या क्या बनता है, ऑप्शन ए MgO, ऑप्शन बी Mg3N2, ऑप्शन सी MgCO3 और ऑप्शन डी बोथ A and B। तो यहाँ पे मैग्नीशियम से मुराद ग्रुप 2 एलिमेंट है। तो आपने देखा कि ग्रुप 2 एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, नाइट्राइड्स भी बनाते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज डी, कैन फॉर्म बोथ ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स। ठीक है। अब स्टूडेंट बस सवाल ये पैदा होता है कि जो ऑक्साइड्स बने हैं, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जरा आप मुझे बताएं। बेरिलियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, SrO2 है एंड BaO2। इनका नेचर क्या होगा ये भी अब आपने जानना है ना। ये ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, ऐसे लिखोगे। तो मेरे लेक्चर में शायद मैं आपको पहले बताया था कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स ऑक्साइड्स, वो सारे के सारे उनका नेचर क्या होता है, बेसिक। उस लिहाज से याद रखो कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये सारे के सारे क्या हैं, बेसिक है। लेकिन वाज़ेह रहे कि बेरिलियम ऑक्साइड इज M410, point to be noted. Beryllium oxide is amphoteric while the rest of them are the basic students. I can prove. मैग्नीशियम ऑक्साइड्स को अगर आप पानी में डालें तो पानी में डालने से आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और इससे आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। या सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो उस लिहाज से आप इसे कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। और आपको शायद याद हो मैंने आपसे बताया था कि बेसिसिटी
जिक्र किया था मैंने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर। जितना मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा अपनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें मोस्ट बेसिक कौन सा है, तो बेरियम ऑक्साइड जो है ये इन सब में क्या है, मोस्ट बेसिक। अच्छा, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा कि बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि इट विल बी जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट इट में reacts with acid and as well as a base। ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो कर। तुम्हें याद हो तो एम्फोटेरिक कंपाउंड का रिएक्शन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम कैसे करोगे। अच्छा, जिनका आज पहली दफा लेक्चर सुन रहे तो सुनो। एम्फोटेरिक को आप एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करोगे? बेरिलियम ऑक्साइड लिया, HCl लिया, इट्स वेरी सिंपल। बेरिलियम क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और दो क्लोरीन चाहिए बिकॉज इट कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, तो बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा एंड द हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड विद ऑक्सीजन एंड H2O बन जाएगा। तो देखें ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ, सो इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस। अब एक काम करते हैं, इसी बेरिलियम ऑक्साइड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अच्छा, इससे क्या बनेगा? तो सुनो, ये तरीका मैंने आपको बताया है। हर एम्फोटेरिक कंपाउंड को जब बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो इससे बनाने वाला प्रोडक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वाज़ेह रहे ये बात किसकी कर रहा हूँ? एम्फोटेरिक की। सबसे पहले आपने वो एलिमेंट लिख लेना है बेरिलियम, फिर उसके बाद आपने उसके साथ 4 OH ग्रुप लगा देने हैं। 4 वाज़ेह रहे, 4 OH ग्रुप लगा लिए। फिर आप यहाँ पे देखो बेरिलियम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीजन -2 है, बेरिलियम क्या है +2, यहाँ पे +2 लगा दो। एक OH पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है, 4 OH पे चार्ज जो होगा वो -4 होगा, तो +2 और -4 करो तो क्या आ जाएगा? -2। तो इस को -2 को न्यूट्रल करने के लिए हमें यहाँ पे 2 सोडियम लगाने पड़ेंगे Na2, बिकॉज स्टूडेंट इट इज -2, तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया। एनीहाउ ये बेस है, नाउ इट इज बिहेविंग लाइक एज एन एसिड। तो ये एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। तो देखो ऊपर इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस, नीचे इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। तो हर वो कंपाउंड जो एज अ बेस बिहेव करे, एज एसिड बिहेव करे, उसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ऐसे बात स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप 2 एलिमेंट का, वो है द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2A elements. The topic is solubility. इन कंपाउंड की solubility का ट्रेंड हमने बताना है, तो कान खोल के सुनो। इसकी बात कर रहा हूँ ग्रुप 2 एलिमेंट की, तो सुनो। सबसे पहले हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स की solubility down the group increases. Point 2. हाइड्रोक्साइड में अगर तुम नीचे आओगे तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट जहां तक ताल्लुक है कार्बोनेट्स का और सल्फेट्स का, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप दरअसल क्या होगी? डिक्रीज होगी। पहले जरा ये पॉइंट नजर में रखिएगा, हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी और कार्बोनेट्स और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। इसको पहले जरा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर मैं हाइड्रोक्साइड लूं ग्रुप 2 एलिमेंट,
हाइड्रोक्साइड अगर आप देखें तो उनमें बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो इनके बारे में सुनो। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी। पहले बताता चलूं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक, बाकी इनकी अगर आप बात करते हैं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कौन सा कंपाउंड सबसे मोस्ट सॉल्युबल होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी द मोस्ट सॉल्युबल कंपाउंड। तो मैं लिख सकता हूं कि दैट वन विल बी द मोस्ट सॉल्युबल। अच्छा, अब मैं आपको जरा कंसेप्ट देना चाहता हूँ, ये चलिए कंसेप्ट देता हूँ। सॉल्युबिलिटी में कौन सी चीज रोल प्ले करती है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के साथ क्लोरीन अटैच्ड होते हैं। कितने क्लोरीन अटैच्ड होते हैं? 6 क्लोरीन अटैच्ड होते हैं। फिर क्लोरीन के इर्द गिर्द सोडियम आयन अटैच्ड होते हैं। मैं बल्कि क्लोरीन नहीं कहता, मैं इसे क्लोराइड कहता हूँ। क्लोराइड आयन के इर्द गिर्द सोडियम आयन बने होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड। हर एक बच्चे को इसका स्ट्रक्चर मालूम है। पता है जब आप इसे पानी में डालते हो तो क्या होता है? जब आप इसे पानी में डालते हो तो पानी यानी H2O इसके करीब आता है और पानी इस सोडियम आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब मुझे बताओ ये इसे यहाँ से तब निकाल पाएगा जब वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर सके, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और सपोज वाटर आता है, सोडियम आयन को ब्रेक करके ले जाता है और सोडियम आयन के इर्द गिर्द फिर वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेता है, वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेता है स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम जनरली हाइड्रेशन बोलते हैं, सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है इसलिए हाइड्रेशन बोलेंगे। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी को हम दरअसल बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। दैट एनर्जी विल बी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा, सवाल ये है कि ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है हाइड्रेशन एनर्जी, ये किसकी वजह से रिलीज हो रही है? हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि वाटर से अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब मुझे ये सवाल का जवाब दो कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को ब्रेक करने के लिए जो लैटिस एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? तो सवाल ये है हाइड्रेशन एनर्जी से आती है। सपोज हाइड्रेशन एनर्जी, सपोज करता हूँ, ठीक है, सपोज करता हूँ हाइड्रेशन एनर्जी 810 किलो जूल पर मोल है और सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी 787 किलो जूल पर मोल है। तो 810 रुपए है, 810 में से यूज हो जाएंगे कितने? 787। बताओ बाकी कितने बचे? बाकी बचे 23 किलो जूल पर मोल। ये रिलीज हो जाएगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसे हीट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो ऐसे लिख सकता हूँ कि 23 किलो जूल किसके बराबर है? 23 किलो जूल बराबर है 810 माइनस 787। तो स्टूडेंट लुक एट इट, इसे तुमने क्या कहा? हीट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये क्या चीज है? हाइड्रेशन एनर्जी माइनस ये क्या है? लैटिस एनर्जी। तो सुनो, हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है बराबर है हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी। तो एक सॉल्यूशन से कितनी हीट रिलीज होगी? तो आप बता सकते हो कि अगर आपको उसकी हाइड्रेशन एनर्जी मालूम हो और क्या मालूम हो? लैटिस एनर्जी मालूम हो। ये बताओ, अगर ये लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी हाई हो, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा? नो। तो वो चीज क्या होगी? वाटर में इनसॉल्युबल होगी। तो स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, रेड मार्कर से लिखता हूं, इफ lattice energy is greater than hydration energy, तो वो सॉल्ट वाटर में जनरली क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा या उसकी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक। अगर
इफ हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी, तो वो सॉल्ट वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी अब मुझे बताओ व्हाई बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो तुम्हें पता है इसका जवाब देने के लिए तुम इसलिए कह सकते हो बिकॉज दे हैव हाई लेटिस एनर्जी, दैट इज व्हाई दे विल बी इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, जवाब दो। डाउन द ग्रुप आने में इनकी सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप आने में हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी हमारे पास कम होगी और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमने आपको मैंने हाइड्रोक्साइड का रीजन बता दिया। अब बारी है स्टूडेंट कार्बोनेट और सल्फेट। कार्बोनेट्स एंड पहले कार्बोनेट्स है। कार्बोनेट हर उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें CO3 - 2 ग्रुप, दैट विल बी कॉल्ड एज कार्बोनेट। तो ग्रुप 2 के कार्बोनेट का फार्मूला है BeCO3 MgCO3 CaCO3 SrCO3 BaCO3। फैसला करो कि इनमें सबसे मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा। कार्बोनेट के बारे में भी मैंने बताया कि कार्बोनेट एंड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे मोस्ट सॉल्युबल होगा बेरिलियम कार्बोनेट, मोस्ट सॉल्युबल, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम कार्बोनेट। लेकिन एक बात याद रखो, द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन न्यूट्रल वाटर, पॉइंट टू बी नोटेड। सिर्फ पानी में डालोगे नहीं डिजॉल्व होगा। देखो कैल्शियम कार्बोनेट चौक है, चौक पानी में डालो डिजॉल्व होता है नहीं, बट दे आर soluble in acidic water। पानी में थोड़ा सा एसिड डाल दो फिर उसमें डिजॉल्व होगा। और फिर उसमें जो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है वो सबसे मोस्ट सॉल्युबल कौन सा होगा, बेरिलियम कार्बोनेट। रीजन बताओ व्हाई दे आर मोस्ट सॉल्युबल, बिकॉज दे हैव हाई हाइड्रेशन एनर्जी एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी। क्लियर हो गया जी। तो ये आपने देख लिया ऑर्डर, सबसे मोस्ट सॉल्युबल, दैट इज ऑल अबाउट द कार्बोनेट। इसके बाद अगर सल्फेट्स की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया सल्फेट्स में अगर आप देखें तो सल्फेट उस कंपाउंड को कहते हैं जिसमें SO4 ग्रुप हो। तो पहले तो इनके सल्फेट का फार्मूला देखते हैं। बेरिलियम सल्फेट, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट एंड रेडियम सल्फेट। रेडियम को अमूमन डिस्कस नहीं करते क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ज़्यादातर बहुत रिएक्टिव होते हैं, उनसे रेडिएशन इमिट होती है, तो उनके साथ डील नहीं किया जा सकता। अच्छा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। अच्छा, अब देखें तुम मुझे बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा सॉल्युबल होगा, बेरिलियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सल्फेट और कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट, दैट्स इट। पॉइंट भी लो, इंटरेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरिलियम सल्फेट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन बताओ, बिकॉज दे हैव हाई लेटिस एनर्जी एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये MCQ आ सकते हैं कि ग्रुप 2 की कौन सी चीज़ वाटर में इनसॉल्युबल है। तो एक बात तो बताओ, आज जो हमने लेक्चर पढ़ा उनमें किस किस को इनसॉल्युबल पाया। सबसे पहले बेरिलियम भी पानी में इनसॉल्युबल है, बेरिलियम का ऑक्साइड भी पानी में इनसॉल्युबल है, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी वाटर में इनसॉल्युबल है, तुमने पढ़ा। और इसके बाद आज हमने पढ़ा कि स्ट्रोंशियम का सल्फेट और बेरियम का सल्फेट ये वाटर में इनसॉल्युबल है। तो अगर रट्टा लगाना चाहते हो तो रट्टा लगा लो, कंसेप्ट याद करना चाहते हो तो कंसेप्ट कर लो। बस ये 5 चीज़ें ग्रुप 2 की ऐसी हैं जो पानी में इनसॉल्युबल है। ठीक, द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप 2 का, दैट इज स्टेबिलिटी। Stability of carbonates and nitrates of alkaline earth metals। अब हमने ग्रुप
कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे. वी हैव टू डिस्कस दिस स्टेबिलिटी. सो लो, बोथ आर अनस्टेबल. दैट्स कार्बोनेट्स भी अनस्टेबल है और नाइट्रेट्स भी अनस्टेबल है. मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, बारिश हो रही है, अल्लाह ताला का बहुत करम है. अल्लाह ताला ने इस रमज़ान खुसूसी करम रखा है. अल्लाह ताला हम पे रहम करे और इस कोरोना से हमें जल्दी निजात डाले, जल्दी निजात दिलवाए. अल्लाह ताला बड़ा रहमान रहीम है. आप लोग दुआ करें. आप लोग तो अभी छोटे हैं, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं कबूल करता है, तो दुआ ज़रूर करें अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम करे और इस कोरोना से जल्द निजात दिलाए. ओके जी, both are unstable. The carbonates, the nitrates of the group 2 element both are unstable. Keep in your mind. अच्छा, सबसे पहले कार्बोनेट. कार्बोनेट्स अनस्टेबल है तो क्या होगा? ये देखो, बेरिलियम कार्बोनेट है, हीट करोगे इट विल डिकम्पोज इनटू बेरिलियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. पॉइंट ऑफ व्यू, कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करोगे तो क्या क्या बनेगा? तो एक बनेगा ऑक्साइड और दूसरा आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट एंड बेरियम कार्बोनेट, सारे तुमने क्या कहे? सारे अनस्टेबल है. लेकिन बताओ सबसे मोस्ट अनस्टेबल कौन सा होगा? सबसे मोस्ट अनस्टेबल जो है वो कौन सा होगा? बेरिलियम कार्बोनेट. और अगर तुम बात करना चाहते हो स्टेबिलिटी का, वैसे सारे अनस्टेबल है, सारे अनस्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी याद रखें इस तरफ आओगे तो इंक्रीज होगी. सारे अनस्टेबल है लेकिन कंपैरेटिवली ये हमारे पास क्या है? स्टेबल है. कंपैरेटिवली सारे वैसे अनस्टेबल है लेकिन कंपैरेटिवली दिस इज मोर स्टेबल. एंड व्हाई? बिकॉज दे हैव हाई आयनिक करेक्टर. आपको फाजान जरूर याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने फाजान को डिस्कस किया था. तो पहली बात ध्यान में कि कार्बोनेट सारे अनस्टेबल हैं और जब डिकम्पोज करोगे तो ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. और तीसरी बात याद रखना कि डाउन द ग्रुप आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. हमेशा याद रखो, ग्रुप 1 का ग्रुप 2 का डाउन द ग्रुप आने से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. ओके, नाउ आई मूव ऑन टुवर्ड्स द नाइट्रेट्स. नाइट्रेट्स कहा मैंने कि सारे क्या है? अनस्टेबल. लेकिन जब ये इनको हीट करेंगे तो क्या होगा? तो स्टूडेंट, बेरिलियम नाइट्रेट BeNO3 होल 2, तो सुनो, हीट करने से आपके पास बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस ऑक्सीजन गैस बनेगा. पॉइंट. नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स को हीट करने से एक आपके पास ऑक्साइड्स बनना है, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और आपको याद हो तो मैंने बताया था कि इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन, और प्लस तीसरा इसमें क्या बन रहा है? ऑक्सीजन बन रहा है. और याद कर देखें, डाउन द ग्रुप आएंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. यानी अगर मैं कहूँ कि बेरिलियम नाइट्रेट BaNO3 होल 2 ये कंपैरेटिवली मोर क्या होगा? स्टेबल होगा. वैसे सारे अनस्टेबल हैं लेकिन डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. स्टूडेंट, आज आपने देखा ग्रुप 2 एलिमेंट्स को डिस्कस करते हुए एक एलिमेंट ऐसा था जो अपने ग्रुप से शुरू से वेरिएशन शो कर रहा था, मुखालिफत शो कर रहा था. आपने देखा एक ख़ानदान में या आप एक घरों में बहन भाइयों में एक बिल्कुल ऐसा होता है जो बाकियों से मुख्तलिफ होता है. उसकी आदत बहुत डिफरेंट होती है. या तो वो सबसे काला होता है, या तो वो सबसे सफ़ेद होता है, या तो सबसे ज़िद्दी होता है, या तो वो सबसे अच्छा होता है, या तो वो सबसे बुरा होता है. यानी एक बीच में कुछ ऐसा होता है ना कि जो थोड़ा सा अपने ग्रुप से डिफरेंट होता है. तो आज के लेक्चर की बुनियाद पर हमने देखा कि भाई इस ग्रुप 2 में एक बंदा ऐसा है जो अपने ग्रुप से डिफरेंट है और वो है बेरिलियम. बेरिलियम shows differences from its group members.
बेरिलियम अपने ग्रुप से थोड़ी सी डिफरेंसेस या वेरिएशन शो करता है। अच्छा, पहले आता है वाई। रीजन क्या है भाई? रीजन है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इनकी वजह इसमें कौन सा नेचर आ जाता है? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। बाकी सारे आयनिक हैं, लेकिन इसका नेचर क्या है? कोवलेंट, जिसकी वजह से ये अपने ग्रुप से थोड़ी सी वेरिएशन शो करती है। अच्छा, कौन कौन सी वेरिएशन तुम लोग बताओ। सबसे पहले बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर while the rest may react। बेरिलियम पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। दूसरा, बेरिलियम does not impart any color to the flame। बाकी देते हैं, बताया मैग्नीशियम व्हाइट, कैल्शियम क्रिम्सन, नहीं कैल्शियम रेड एंड स्ट्रॉन्शियम क्रिम्सन एंड बेरियम ग्रीन कलर। तीसरा, ऑक्साइड्स ऑफ द बेरिलियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ये हमारे पास ऑफ बेरिलियम जो है इनका नेचर क्या है? कोवलेंट, while the rest forms iron। इसके बाद बेरिलियम का जो ऑक्साइड है और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है ना, दिस इज एम्फोटेरिक, while the rest are basic salts। This is what we have discussed regarding the group 2 elements। तो नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 4 को डिस्कस करते हैं। फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।